In last lecture we see digestion of food. Today we learn absorption of food. ग़िज़ा का इंतज़ाम जहाँ पर डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद ग़िज़ा जिस्म को तवानाई मुहैया करती है, हरारत मुहैया करती है। तो जहाँ पर ग़िज़ा का डाइजेशन होता है उसके बाद फ़ौरन इंतज़ाम का अमल वाक़या होता है, क्योंकि ग़िज़ा जब तक डाइजेस्ट तो हो जाएगी लेकिन जब तक जज्ब नहीं होगी, जिस्म में एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, उस वक्त तक हमको एनर्जी और हरारत नहीं मिल सकती। नाउ व्हाट इज एब्ज़ॉर्प्शन? एब्ज़ॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट passes through the intestinal epithelium and enter into the blood stream, that is known as absorption of the food. Absorption होने के बाद हमें ताकत मुहैया होती है, जिस्म को हरारत मिलती है। अब देखिए कि जाहिर बात है कि हम ग़िज़ा खाएंगे, उसका हज़्म होगा, फिर उसका इंतज़ाम होगा। तो अब ये देखना है हमें कि हम रोज़मर्रा में जैसे जैसे ग़िज़ा खाते हैं और जैसे जैसे ग़िज़ा जीआईटी में आगे की तरफ बढ़ती है, उसकी क्वांटिटी कम होते जाती है। उसकी वजह यह है कि कुछ ग़िज़ा डाइजेस्ट हो जाती है और डाइजेस्ट होकर जज्ब हो जाती है, और वो ग़िज़ा जो डाइजेस्ट नहीं होने पाती वो फीसेस की शक्ल में या फुजले की शक्ल में जिस्म के बाहर खारिज कर दी जाती है। अब देखिए एब्ज़ॉर्प्शन का जहाँ तक मामला है, जिस तरीके से आप लोगों ने डाइजेशन के बारे में देखा होगा कि ग़िज़ा का डाइजेशन ओरल कैविटी से शुरू होता है, फिर स्टमक से शुरू, फिर स्टमक में जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फुजले की शक्ल में पहुंच जाती है ग़िज़ा। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो ग़िज़ा का इंतज़ाम भी होता है। ग़िज़ा का इंतज़ाम इस तरीके से होता है जैसे कि ग़िज़ा डाइजेशन का काम ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है, लेकिन ओरल कैविटी में और इसोफिगस में एब्ज़ॉर्प्शन का काम बिल्कुल नहीं होगा। उसकी खास वजह यह है कि एक तो ग़िज़ा ओरल कैविटी में और इसोफिगस में बहुत कम वक्फे के लिए रुकती है, यह प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है। और दूसरी वजह यह है कि ओरल कैविटी में और इसोफिगस में ग़िज़ा मुकम्मल तौर से डाइजेस्ट नहीं होती। अब इसके बाद जो है स्टमक का मामला आ गया। तो स्टमक में भी ग़िज़ा बहुत मामूली मिक़दार में डाइजेस्ट होती है और उसी हिसाब से नहीं के बराबर यहाँ पर उसका इंतज़ाम भी होता है, लेकिन ग़िज़ा का इंतज़ाम मुकम्मल तौर से स्टमक में नहीं होता है। इंतज़ाम का जो काम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देखा होगा कि जितनी भी ग़िज़ाएं खाई जाती हैं, तमाम ग़िज़ाओं का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और उनका एब्ज़ॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब इसके बाद आ जाइए आप लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी किस्म का कोई डाइजेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर
काम होता है तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम यानी पानी मुकम्मल तौर से लार्ज इंटेस्टाइन में जज्ब होता है। इसके अलावा सलाइन वाटर, सलाइन वाटर बगैर किसी तब्दीली के, बगैर किसी चेंजेस के लार्ज इंटेस्टाइन में जज्ब हो जाता है। तो ये जो है ये इसके प्रोसेस है। अब आइए हम देखते हैं कि जैसे ग़िज़ा हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की, उसमें तकरीबन 300 से 800 ग्राम तक नशास्ता मिलता है। यानी हम डेली 300 से 800 ग्राम तक नशास्ता या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे जिस्म में ग्लाइकोजन की सूरत में लीवर में जमा हो जाता है। इसी तरीके से ग्लाइकोजन की सूरत में जमा हो जाता है, लेकिन कभी बाद औकात ऐसा होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा नशास्ते का इस्तेमाल कर लेता है। जैसा कहीं दावत में गया, बर्फी मिल गया, रसगुल्ला मिल गया, बहुत सारी चीज़ें मिल गई, तो ये खा लो, यो खा लो। इस तरीके से ग्लूकोज की या नशास्ते की बहुत सारी चीज़ें खा लेता है। लेकिन ये चीज़ जो होती है ग्लाइकोजन, इसको लीवर इसको बतौर ग्लाइकोजन जमा नहीं करता, बल्कि ये शुगर जो होती है डायरेक्ट खून में शामिल होकर यूरिन के रास्ते से खारिज हो जाती है। इसी को कहते हैं एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया, एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया। लेकिन जब शुगर बहुत ज़्यादा खून में शामिल हो जाएगी तो वो चीज़ कहलाएगी हाइपरग्लाइसीमिया, और यही जब शुगर यूरिन के रास्ते से खारिज होगी तो एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया कहलाएगी। और इसी मुनासिबत से जब नॉर्मल कंडीशन में लीवर होता है तो बहुत ज़्यादा नशास्तेदार अज्जा खिलाकर उसका लीवर फंक्शन टेस्ट भी करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट इस तरीके से करते हैं कि बहुत ज़्यादा शक्कर खिला दी जाती है और ये देखा जाता है कि ग्लाइकोजन की सूरत में कुछ जमा हुआ कि नहीं, बल्कि यूरिन के जरिए तमाम की तमाम ग्लूकोज खारिज कर दिए जाते हैं, जिसको लीवर टॉलरेंस कहा जाता है। अब देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, आज एक ही ग़िज़ा का हमको देखना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अभी तक हमने देखा था डाइजेशन ऑफ द फूड, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। उसी तरीके से जिस तरीके से पॉलीसेकेराइड, डेक्स्ट्रीन और स्टार्च में और ग्लाइसरॉल में डाइजेस्ट होती है, उसी तरीके से मतलब जब ये पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, डेक्स्ट्रीन और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये ब्लड इसका एब्जॉर्प्शन होगा। इसी तरीके से मोनोसेकेराइड ये जो होता है तो इसी तरीके से डाइसेकेराइड उस वक्त एब्जॉर्ब होता है जब ये लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज में
कन्वर्ट हो जाए। मतलब ये है कि डाइसैकेराइड लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज में तब्दील होने के बाद ही एब्जॉर्ब होता है, और इसी तरीके से मोनोसेकेराइड उस वक्त एब्जॉर्ब होता है जब ये सुक्रोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाए। यानी सुक्रोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होने के बाद ही ये ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। अब आइए मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी इसमें ये देख लीजिए, लिख लीजिए बल्कि These are the condition for the absorption। और इसी मुनासिबत से जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि लीवर टॉलरेंस किसे कहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा, और एलिमेंट्री ग्लाइकोसिमिया किसे कहते हैं, तो ये मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। अब आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये किस तरीके से, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमें ये देखना होगा कि मोनोसेकेराइड उस वक्त एब्जॉर्ब होता है जब ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ज़ाइलोज, अल्बिनोज, माल्टोज, इन तमाम कंडीशन में तब्दील हो जाए। मतलब ये हुआ कि गैलेक्टोज, माल्टोज, अल्बिनोज, ज़ाइलोज, फ्रुक्टोज, इन तमाम में तब्दील होने के बाद मोनोसेकेराइड एब्जॉर्ब होता है। चूंकि मोनोसेकेराइड पानी में अच्छी तरीके से हल हो जाता है, इसलिए फिजियोलॉजिकल फोर्सेस जैसा कि इनफिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, इन तमाम के तहत एब्जॉर्ब होता है। मतलब ये जितनी चीज़ें एब्जॉर्प्शन के लिए, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब आइए कि शक्कर के इंतज़ाम, मुख्तलिफ शक्करियात का इंतज़ाम की शरह मुख्तलिफ होती है, और शक्कर के इंतज़ाम के लिए कुछ ज़रूरी फैक्टर्स बहुत अहम होते हैं जिनके बगैर शक्कर का इंतज़ाम नहीं होने पाता। जैसा कि शक्कर के इंतज़ाम के लिए ये ज़रूरी है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, कंप्लीट डाइजेशन इनटू मोनोसेकेराइड, प्रेजेंस ऑफ phosphoric acid and phosphokinase enzyme in the epithelial cell. Third one, adrenal cortex and insulin properly control in process of phosphorylation. Fourth one, presence of sodium salt in intestine. Presence of sodium salt in intestine also help absorption of the glucose. And last one जो है
presence of vitamin like thiamine, propantothenic acid, pyridoxine. All these factors are necessary for the absorption of the carbohydrate. Now there are two pathway और दो बड़े रास्ते होते हैं जिसके जरिए कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड वेसल्स और दूसरा लिम्फेटिक वेसल्स। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल्स में होता है और फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स में होता है। इसके अलावा pathway of the absorption completely absorbed to the portal system. Carbohydrate completely absorbed into the portal system, and the absorption of the carbohydrate is more and more in the jejunum, in the part of the jejunum. Jejunum is the place और जेजुनम इसका खास मुकाम है जहाँ पर शुगर का इंतजाम होता है। यानी कि अगर इनको कहा जाए कि जेजुनम में शक्कर का इंतजाम 6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट डेली होता है। दैट इज द ऑल। ओके, थैंक यू वेरी मच।